Assalamu alaikum. Today we will do another chapter of pharmacology, that is drugs used in asthma and COPD. ये वाला चैप्टर ब्लॉक 3 के स्टूडेंट्स के लिए भी उनके सिलेबस के अंदर भी इंक्लूडेड है और थर्ड ईयर में भी ब्लॉक 9 है उसके सिलेबस में भी इंक्लूड है। और वैसे भी रेस्पो फार्मा के अंदर बेसिकली यही मेन चैप्टर आता है कि आपको एस्थमा और सीओपीडी की ड्रग्स का पता होना चाहिए। इन दोनों में से भी एस्थमा की ड्रग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अच्छा, इसके अंदर ये मैं मैनी कैटजंग से पढ़ा रही हूँ ताकि जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर हों। उसके साथ साथ जो इस पॉइंट्स इसमें मिसिंग होंगे, जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, जो वाइवा में पूछ सकते हैं, जो एससीक्यू के अंदर आ सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, वो मैं आपको साथ साथ लेक्चर के बता भी दूंगी और उनका आंसर भी बता दूंगी। ठीक है, so let's start. Asthma is a disease characterized by airway inflammation and episodic reversible bronchospasm. अब इन सारे वर्ड्स को एक एक करके डाइजेस्ट करें। एयरवे इन्फ्लेमेशन यानी कि ये आपके जो एयरवेज हैं, आपके ब्रोंकाई, पर्टिकुलरली आस्थमा इज अ डिजीज ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, अगर आपके एल्वुलाई इन्वॉल्व हो ना, दिस इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अगर उसमें एल्वुलाई इन्वॉल्व हो ना तो हम उसको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं। बट एस्थमा इज बेसिकली द डिजीज ऑफ योर मेनली ब्रोंकाई की डिजीज होती है। ठीक है, तो इसमें ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसके अलावा एपिसोडिक हिस्ट्री होती है। कभी भी पेशेंट ये नहीं कहेगा मुझे 3 महीनों से कंटिन्यूसली जो है वो बुखार है, कंटिन्यूसली जो है वो इन्फ्लेमेशन है या जो सांस आने में मुश्किल हो रही है, ऐसे नहीं कहेगा। वो एपिसोडिक हिस्ट्री कहेगा। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी जब सर्दी होती है तब ऐसा हो जाता है, या मैं डस्ट में जाता हूँ तो ऐसा हो जाता है। एपिसोडिक हिस्ट्री होती है। रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पैज्म होता है, यानी कुछ देर के लिए सिम्टम्स होते हैं और वो रिवर्स हो जाते हैं, समटाइम्स इटसेल्फ और समटाइम्स आफ्टर यूजिंग सम मेडिकेशन वो रिवर्स हो जाते हैं। ब्रोंकोस्पैज्म का मतलब है कि जो ब्रोंकियल मसल्स हैं, आपको पता है ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में, फिजियोलॉजी के अंदर, कि उसका एक ब्रोंकस का ल्यूमिन होता है, फिर उसके अराउंड आपकी एपिथीलियम होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर जो रेस्पिरेटरी एपिथीलियम है वो होगी, फिर उसके नीचे ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स, और जो आपके म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन है, फिर उसके बाद आपकी स्मूथ मसल्स की लेयर आती है जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ब्रोंको डायलिटेशन कराती है। उन मसल्स के अंदर स्पाज्म हो जाता है, वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन में चली जाती है, जिसकी वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होती है। ठीक है, विद सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये पूरी डेफिनेशन को मैंने डी कोड कर दिया है। ड्रग्स यूजफुल इन एस्थमा इंक्लूड ब्रोंकोडाइलेटर्स। सो ब्रोंकस का मसला है, उसमें ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हुई है, तो प्राइमरी हम जो सबसे पहले देते हैं ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं ताकि ब्रोंकाई डायलेट हो, जो इमीडिएट पेशेंट की कंप्लेन है विच इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वो रिलीव हो। ठीक है, जिसमें स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स आते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, क्योंकि अस्थमा के अंदर दो ही चीज़ें हो रही हैं, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो रही है और इन्फ्लेमेशन हो रही है। हमने दोनों चीज़ों को कम किया। पहले हमने सिम्टोमेटिक मैनेज किया ताकि पेशेंट को फौरी राहत मिले, ब्रोंकोडाइलेटर दिया। उसके बाद लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में, या जो हम कॉज को ट्रीट करने की बेसिकली कोशिश करें, कॉज भी नहीं, जो मैकेनिज्म बिहाइंड दिस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, उसमें इन्फ्लेमेशन आ रही है तो हम फिर सेकंड लाइन पे उसको ट्रीट करें और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की मदद से। कॉज इसकी क्या है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि कुछ पेशेंट्स जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं टुवर्ड्स, दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स सर्टन एंटीजेंस। जो बेसिक एस्थमा की रीज़न है ना वो यही है कि दे आर मोर सेंसिटिव, मोर प्रोन टू बी इम्यून अगेंस्ट सम सर्टन एंटीजेंस दैट नॉर्मल पर्सन डू नॉट हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट। तो उन पेशेंट्स के अंदर जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इन एयरवेज। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। ब्रोंकोडायलेटर्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? सिम्पैथो, अभी हम ये आगे क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इधर सिर्फ नाम देख लें। उसमें सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं जिसमें पर्टिकुलरली बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट हम देते हैं, मस्करीनिक एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, मीथाइलजेंथीन्स दे सकते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, दे ऑल आर ब्रोंकोडायलेटर्स। हम लोग पेशेंट पे डिपेंड करता है, हम इनमें से कोई भी ड्रग दे सकते हैं पेशेंट को। कुछ लोग होते हैं जिनमें सिम्पैथोमाइमेटिक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं सर्टन अदर मेडिकल कंडीशंस की वजह से, इसलिए हम उनमें ये नहीं दे सकते, वरना प्राइमरी चॉइस यही होती है। उनमें फिर हम मस्करीनिक एंटागोनिस्ट दे देते हैं, ये इनके अल्टरनेटिव हैं। अगर ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं कुछ डिजीज़ की वजह से तो फिर हम इन अदर ऑप्शंस पे जाते हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज्ड इन एस्थमा इंक्लूड। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं, एंड एन एंटी IgE एंटीबॉडी। ठीक है, ग्लूकोट्राइन एंटागोनिस्ट प्ले अ डुअल रोल, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी प्ले करते हैं और ब्रोंकोडाइलेशन वाला रोल भी होता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अच्छा एस्थमा का तो मैंने बता दिया ना क्या होता है। COPD क्या होता है? बेसिकली आपकी इसमें एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाती है ड्यू टू रीजन अदर देन हाइपर सेंसिटिविटी, यानी आपको कोई परमानेंट इंसल्ट हो रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर, तो उस इंसल्ट की वजह से परमानेंटली आपके जो एयरवे ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो एक अदर देन नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, यानी वो परमानेंटली समझें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अस्थमा में तो एपिसोडिक हिस्ट्री होती है ना कि वो एजेंट आएगा तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी फिर ठीक हो जाती है। COPD में वो बिल्कुल ही फिक्स्ड एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाती है, और अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो वो फर्दर फिक्स्ड एयर फ्लो लिमिटेशन होती जाएगी और दे विल बी अ स्टेट जिसमें बंद हो जाएंगे ब्रोंकाई। सो
COPD is characterized by airflow limitation that is less reversible than in asthma and by a progressive course. तो इस ड्रग्स जिसमें भी हम वही यूज़ करते हैं क्योंकि हो तो वही कुछ रहा है ना, बस फ़र्क ये है कि उसमें एपिसोडिक है, इसमें कंटिन्यूस हो रहा होता है ड्यू टू सम इंसल्ट। वो स्मोकिंग हो सकती है, वो कोई और केमिकल हो सकता है, वो कोई बैक्टीरियल कॉज नहीं। COPD में बेसिकली हमारे पास 2 डिजीज़ आती हैं, एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग बेसिकली, और जो आपकी एम्फाइसीमा है उसके अंदर फिर स्मोकिंग भी आ जाती है, उसके अंदर जेनेटिक रीजंस भी आ जाती हैं, प्रोटीएजेस और एंटी प्रोटीएजेस का इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है, तो वो आपने पैथोलॉजी के अंदर COPD को बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा। तो ड्रग्स हम इसमें सेम ही यूज़ करते हैं, तो हम लोग वही पढ़ेंगे। सो ड्रग्स यूज्ड इन आस्थमा, इंपॉर्टेंट टेबल है, क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। अगर आपको क्लासिफिकेशन आती है ना, अगर आप बाकी पूरा चैप्टर इन केस टाइम नहीं है, नहीं पढ़ा जा रहा, आप छोड़ भी देते हैं ना, तो आपसे अगर पूछेंगे ना कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर आपसे वो पूछते हैं कि लाइपोक्सीजनेज इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं, तो आप बता सकते हैं कि दे आर ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो है उनका डुअल रोल अभी हमने ऊपर पढ़ा, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी है, ब्रोंकोडायलेटर रोल भी है, तो वो इस तरह से हेल्प करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है ना, ऑब्वियसली 100% तो नहीं आएगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर वी हैव 3 क्लासेस जो हमने ऊपर भी नाम पढ़े, बीटा एगोनिस्ट और सिम्पैथोमाइमेटिक्स, मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट और मीथाइलजेंथीन्स। मैकेनिज्म इनका भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में रिलीज इनहिबिटर्स, स्टीरॉइड्स आ जाते हैं, स्लो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटीबॉडीज। इसमें आपने जो याद रखनी है चीज़ वो स्टीरॉइड्स हैं जो हम देते हैं क्लिनिकली। उसके बाद ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में लाइपोक्सीजनेज इनहिबिटर्स हैं और रिसेप्टर इनहिबिटर्स हैं। बिकॉज एस्थमा के अंदर चूंकि हाइपर सेंसिटिविटी पाथवे है, ल्यूकोट्राइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मीडिएटिंग दैट, मास सेल्स को डीग्रेनुलेट कराने में। उसमें से केमिकल्स रिलीज होते हैं जो डिफरेंट साइटोकाइंस को एक्टिवेट करेंगे, वहाँ न्यूट्रोफिल्स की माइग्रेशन कराएंगे, कीमोटेक्टिक फैक्टर्स रिलीज होंगे, स्मूथ मसल हाइपर प्रोलिफरेशन कराएंगे। वो सारा ल्यूकोट्राइन और हिस्टामिन ये काम कर रहे होते हैं। सो उनको हम लोग प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। अच्छा, ये सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली, टीचर एग्जामिनर पूछ भी लेता है वाइवा के अंदर, हम एस्थमा में एंटी हिस्टामिन्स क्यों नहीं देते? एस्थमा भी तो एलर्जी है, एंटी हिस्टामिन्स भी हम एलर्जी में देते हैं। हम एस्थमा में एंटी हिस्टामिन्स इसलिए नहीं देते क्योंकि एस्थमा के अंदर देयर इज़ अ कंप्लीट कैस्केड ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, नॉट ओनली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हिस्टामिन। आप एंटी हिस्टामिन देंगे थोड़े से शायद सिम्टम्स मैनेज हो जाए। तो एंटी हिस्टामिन्स आर नॉट द ओनली एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्थमा, मेनली ल्यूकोट्राइन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्थमा, जिसमें से डिफरेंट केमिकल्स वो रिलीज करा रहे हैं। मास्ट सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ल्यूकोट्राइन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स मीडिएटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारा टारगेट इनको बंद करना होता है, ना कि हिस्टामिन विच इज़ द माइनर कल्प्रिट इन होल ऑफ दिस पाथवे। ठीक हो गया? अच्छा, ये पेपर में SCQs में भी आ सकता है सवाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रग्स यूज्ड इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अगैन ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं और एंटीबायोटिक्स हैं अगर उसकी कोई इन्फेक्शियस कॉज है। उसके बाद आ जाए जी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा एंड COPD। मैंने आपको बता भी दिया, इसको जस्ट हम रीड करेंगे। So the immediate cause of asthmatic bronchoconstriction is the release of several mediators from IgE sensitized mast cells and other cells involved in immunological responses. ये भी पैथोलॉजी में बड़ी डिटेल से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि जब भी फर्स्ट टाइम कोई पॉलन आता है ना, फर्स्ट टाइम एस्थमेटिक अटैक नहीं होता, पहली बार वो भी जो भी पॉलन था, जो भी एंटीजन था, वो आपकी बॉडी में आएगा, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट IgE एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और वो एंटीबॉडीज़ जाकर आपके मास सेल्स के ऊपर लग जाएंगी। कोई रिएक्शन नहीं होगा, बस वो जाके वहाँ लग जाएंगी। बट व्हेन सेकंड टाइम यू आर अगेन एक्सपोज टू दैट एंटीजन, क्या होगा? वो एंटीजन डायरेक्ट आकर उन IgE एंटीबॉडीज़ जो कि ऑलरेडी मास सेल्स पर लोडेड हुई हुई हैं उनके ऊपर आकर लगेगा और मास सेल्स की डीग्रेनुलेशन होगी और मास सेल्स के अंदर से बेतहाशा केमिकल मीडिएटर्स निकलेंगे जो कि ये सारा रिएक्शन, एस्थमेटिक रिएक्शन कॉज करेंगे। कौन कौन से मीडिएटर्स होंगे? इंक्लूड ल्यूकोट्राइन C4 D4, इन एडिशन कीमोटेक्टिक मीडिएटर्स ल्यूकोट्राइन B4 अट्रैक्ट इन्फ्लेमेटरी सेल्स टू द एयरवेज, वो अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से वहाँ न्यूट्रोफिल्स आएंगे, दूसरे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे और वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। फाइनली सेवरल साइटोकाइंस एंड सम एंजाइम्स आर रिलीज्ड लीडिंग टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लीड्स टू मार्क्ड ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी टू वेरियस इनहेल्ड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग, अब ये तो एक एंटीजन से था ना, जब इस तरह का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वहाँ डेवलप हो जाएगी ना, तो मल्टीपल एंटीजन से उसको फिर एलर्जी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी पहले तो चलो थोड़े नॉर्मल थे ब्रोंकाई, वो एक्सपोज नहीं हुआ था, बट नाउ ब्रोंकाई आर हाइपर रिएक्टिव टू वेरियस अदर एंटीजन्स एज वेल, जिसमें हिस्टामिन है, मस्करीनिक एगोनिस्ट हैं, इरिटेंट्स हैं सच एज सल्फर एक्सेट्रा। ठीक है, सो सल्फर डाइऑक्साइड एंड कोल्ड एयर इवन, दिस रिएक्टिविटी इज पार्शियली मीडिएटेड बाय वेगल रिफ्लेक्सेस
वेगल रिफ्लेक्सेस को मीडिएट कर रहे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सीओपीडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम डिग्री ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज टू द एयरवेज एंड पेरेन्काइमा, एग्जैसरबेशन ऑफ सिम्टम्स व्हिच इज वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कफ इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक पेशेंट है जिसको सीओपीडी चल रहा है, उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो वो ट्रिगर हो जाता है और उसके सिम्टम्स की वर्सनिंग स्टार्ट हो जाती है। बट अकर्स इन ओल्डर पेशेंट्स जो लॉन्ग टर्म स्मोकर्स होते हैं, पुअरली रिवर्सिबल विद ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, सो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और वो कह रहे हैं कि रिवर्सिबल नहीं है, ब्रोंकोडायलेटर देंगे वक्ती सुकून मिलेगा बट वो इन्फ्लेमेशन रिवर्स नहीं होगी। सो दिस वाज अबाउट सीओपीडी और इनकी पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, ये जो टेबल बना हुआ है ना, इसके अंदर से आपने ये टेकीफाइलेक्सिस की टर्म देख लेनी है। टेकीफाइलेक्सिस होता है रैपिड लॉस ऑफ, यानी कि आपने आज कोई ड्रग लेना स्टार्ट किया है और आज सुबह लिए और शाम को आपने जब दोबारा ड्रग लिया तो उसका इफेक्ट ही नहीं आ रहा, तो रैपिड लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू अ स्टिमुलस और अ ड्रग, उसको हम टेकीफाइलेक्सिस कहते हैं। जबकि अगर आप एक ड्रग लेने आज आपने लेना स्टार्ट किया है, आपने उसको एक हफ्ते तक लिया, एक हफ्ते बाद उसका इफेक्ट आना बंद हो गया, उसको हम टॉलरेंस कहेंगे, वो टॉलरेंस होती है। तो ये टॉलरेंस और टेकीफाइलेक्सिस का फ़र्क पता होना चाहिए। अच्छा जी, स्ट्रैटेजीज़ क्या है अस्थमा थेरेपी? ये वही चीज़ आपको दिखाई हुई है कि एंटीजन आया, लिम्फोइड टिश्यू में उसकी प्रेजेंटेशन हुई, एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट आईजीई प्रोड्यूस हुई, उन्होंने मास्ट सेल पे जाके खुद को बाइंड कर लिया। मास्ट सेल, ऐसे मास्ट सेल को हम कहते हैं सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। अब जब दोबारा वही एंटीजन आएगा वो डायरेक्टली इनसे बाइंड करेगा, मास्ट सेल्स को डीग्रेनुलेट करेगा, उसके अंदर से मीडिएटर्स रिलीज होंगे और ये वो सारे मीडिएटर्स होंगे।